हेलो फ्रेंड्स, आज हम पीजीटी बायो की प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। पहली प्रैक्टिस सेट है, आज के दिन से हम शुरू कर रहे हैं। लगभग एक हफ्ते तक ये प्रैक्टिस सेट चलेंगी और एक हफ्ते का ही टाइम भी है हमारे पास। तो 6th को जो आपका एग्ज़ाम है 17 को है ना, तो 16 तक 6 डेज हैं हमारे पास। ठीक है, तो इन 6 डेज में हम जल्दी जल्दी कुछ ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे 1000 क्वेश्चन आपको हम करा दें। लेकिन वही है, अगर आपका साथ रहा तो ये हमारा काम हो जाएगा, 1000 क्वेश्चन हम करा लेंगे। ठीक है, तो आज के इसके साथ हम एक काम और करने वाले हैं कि हर दिन मतलब जितनी भी प्रैक्टिस सेट हम लाएंगे उस प्रैक्टिस सेट में एक स्पेशल टॉपिक होगा जो जिससे कि कई बार क्वेश्चन बने हुए हैं। तो अगर क्वेश्चन बने हुए हैं तो उस स्पेशल टॉपिक से हम थोड़ा सा पढ़ेंगे जो स्पेशल पॉइंट्स हैं। ठीक है, स्पेशल टॉपिक, स्पेशल पॉइंट्स और ढेर सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन की। पहला प्रैक्टिस सेट है, तो आज का हमारा जो क्लास है ना वो डीएनए स्पेशल क्लास है। इसमें हम डीएनए की कुछ छोटी छोटी बातों के बारे में जानेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। अब हम आपको ये नहीं बताने जाएंगे कि डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। वैसे तो बता दिया लेकिन हम नहीं बताएंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं डीएनए स्पेशल क्लास की। तो सबसे पहले आप जान लो कि जो डीएनए होता है उसमें क्या होता है, एक प्यूरीन बेस होता है और दूसरा पिरिमिडीन बेस होता है। क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछेगा कि प्यूरीन और पिरिमिडीन बेस क्या होते हैं। क्वेश्चन ये पूछेगा किसमें रिंग स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो जो प्यूरीन होता है वह कैसा होता है, 2 रिंग स्ट्रक्चर है। प्यूरीन कैसा है, 2 रिंग स्ट्रक्चर है। जबकि अगर पिरिमिडीन की बात करें तो कैसे होते हैं, सिंगल रिंग होती है। पिरिमिडीन में कैसी रिंग होती है, सिंगल रिंग होती है। ठीक है, तो अगर हम यहीं से शुरुआत करते हैं इसी पेज से, तो देखो प्यूरीन, अगर हम प्यूरीन की बात करें तो इसमें क्या किया जाते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। यहीं ऐसी स्पेलिंग देखो, एडेनिन, ठीक है, और ग्वानिन, ये दोनों किस में आ गए, प्यूरीन में। ठीक ऐसे ही अगर हम पिरिमिडीन की बात करें तो इसमें क्या जाते हैं, साइटोसिन और थाइमिन। ठीक है, 2 चीज़ें आपने जानी। अब इन दोनों में जो प्यूरीन है उसमें कैसा स्ट्रक्चर होता है, 2 रिंग स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जो स्ट्रक्चर है वह कैसा है, 2 रिंग स्ट्रक्चर है। जबकि अगर हम पायरिमिडीन की बात करें तो उसमें कैसी रिंग बनती है, एक सिंगल रिंग बनती है। ठीक है, एक क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन में पूछा भी गया है कि अगर एक थाइमिन को लेकर पूछा है कि किस में सिंगल रिंग बनती है। ठीक है, तो ऑप्शन में थाइमिन था तो वो उसमें सिंगल रिंग बनती है। ठीक है, अब यहीं से एक और क्वेश्चन ये बनता है जिसे कहते हैं द इक्विवेलेंस रूल। ठीक है, दूसरा इसका पॉइंट शुरू, डीएनए स्पेशल क्लास है इसलिए डीएनए के बारे में हम थोड़ा सा स्पेशल जानेंगे। द इक्विवेलेंस रूल, चारगैफ ने दिया था ये रूल 1950 में। ठीक है, और उन्होंने क्या कहा था कि जो एडेनिन है, एडेनिन प्लस ग्वानिन, ठीक है, प्यूरीन का जो होता है, प्यूरीन में क्या आता है, एडेनिन और ग्वानिन, इसकी मात्रा बराबर होती है साइटोसिन और थाइमिन के। ठीक है, तो A + G = C + T। ठीक है, क्या मतलब हुआ, एडेनिन, ऐसे रुक जाओ, मतलब ये कि A + G = क्या हुआ, C + T। ठीक है, एडेनिन और ग्वानिन को अगर जोड़ दें तो क्या होता है, वो उतना ही होता है जितना कि साइटोसिन और थाइमिन होता है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और जानो, एडेनिन किससे जुड़ा होता है, डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, किससे, थाइमिन से। साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है, ग्वानिन से, ये भी आपको पता होगा। ठीक है, अब जो इन्होंने बताया कि A + G = C + T, इसमें इनके कहने का एक चीज़ ये था कि जो मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं उसमें क्या होता है कि जो A और T का रेशियो है, AT, ठीक है, एडेनिन और थाइमिन आपस में जुड़ रहे हैं, इनका अगर हम देखें तो ये हमेशा ही ज़्यादा होते हैं ग्वानिन और साइटोसिन से, किनमें, मल्टी सेलुलर एनिमल्स में। ठीक है, यानी जो हायर एनिमल्स या हायर प्लांट्स हैं उनमें क्या होता है, एडेनिन और थाइमिन की मात्रा ग्वानिन और साइटोसिन से ज़्यादा होती है। ठीक है, एक जगह तो ये चारगैफ ये बता रहे हैं कि एडेनिन और ग्वानिन, ठीक है, एडेनिन और ग्वानिन बराबर होता है थाइमिन और साइटोसिन के। ठीक है,
दूसरी जगह ये बता रहे हैं कि जब एडेनिन ग्वानिन से जुड़ता है और एडेनिन थाइमिन से जुड़ता है और ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ता है, तो यहाँ पर जो एटी की मात्रा होती है, एडेनिन और थाइमिन के जो बेस होते हैं, जो ये जुड़ रहे हैं न्यूक्लियोटाइड, उनकी मात्रा ग्वानिन और साइटोसिन से ज़्यादा होती है। किस में ज़्यादा होती है? हायर एनिमल और हायर प्लांट्स में। दूसरी चीज़, अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की बात करें यानी बैक्टीरिया की अगर हम बात करें, तो उसमें क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल ले लें हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, ग्वानिन और साइटोसिन की जो मात्रा है वह ज़्यादा होती है एडेनिन और थाइमिन की मात्रा से। तो वहाँ पर जो एटी के बांड बन रहे हैं, वो जो बाइंडिंग हो रही है डबल बाइंडिंग, वह कम होगी, साइटोसिन और ग्वानिन ज़्यादा होंगे। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। तो बस इतनी ही चीज़ें थी इसमें। पहली तो ये थी कि एडेनिन और ग्वानिन जो होते हैं उनमें कैसी होती है, टू रिंग स्ट्रक्चर होती है। साइटोसिन और थाइमिन इसमें सिंगल रिंग बनती है, ठीक है। दूसरी, चारगैफ का रूल क्या था, प्यूरिन और पिरिमिडिन बराबर होते हैं। प्यूरिन इज इक्वल टू पिरिमिडिन, यानी A+G इज इक्वल टू T+C, ठीक है। ए किससे जुड़ता है, टी से, मतलब एडेनिन थाइमिन से जुड़ता है और कितने बांड से, डबल बांड से। साइटोसिन ग्वानिन से जुड़ता है कितने बांड से, ट्रिपल बांड से, ठीक है। एडेनिन थाइमिन की जो मात्रा होती है वह हायर एनिमल और हायर प्लांट्स में साइटोसिन और ग्वानिन से ज़्यादा होती है। एडेनिन और थाइमिन की मात्रा माइक्रोब्स में ग्वानिन और साइटोसिन से कम होती है। आ गया समझ में? इतना इनके बारे में। अब अगली चीज़, डीएनए का स्ट्रक्चर। जो वाटसन और क्रिक ने मॉडल दिया था डीएनए का, वह कौन सा मॉडल था, बी डीएनए का मॉडल था, ठीक है। इसमें क्या था, प्यूरिन और पिरिमिडिन जो हाइड्रोजन बांड से जुड़ते हैं, हाँ एक बांड और, जो ये बांडिंग बन रही हो कौन सी बांड होती है, हाइड्रोजन बांड होता है, ठीक है। और जो ग्वानिन है वो साइटोसिन से ही हमेशा जुड़ेगा, और क्या हो रहा है, जो एडेनिन हमेशा थाइमिन से जुड़ेगा। जो इन्होंने बी मॉडल दिया था उसमें एक माइनर ग्रुव था और एक मेजर ग्रुव, ठीक है। जो ऐसे स्ट्रक्चर बनता है, एक सेकेंड, हाँ, जो ऐसे स्ट्रक्चर बन रहा है ना, कुछ ऐसे, मतलब लो ऐसे बनाते हैं, ये वाला नहीं, ये वाला, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर देखो एक छोटा सा ग्रुप बन रहा है, ठीक है, तो इसे कहते हैं माइनर ग्रुप, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हो एक बड़ा ग्रुप बन रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, मेजर ग्रुप कहेंगे। जो मेजर ग्रुप होता है वह 10 एंगस्ट्रॉम का होता है। कितना होता है, 10 एंगस्ट्रॉम होता है। जो एक साइकिल बनती है, जो पूरी एक साइकिल बनी है, अगर यहाँ से यहाँ की बात करें, एक जो पूरा एक टर्न ले रहा है डीएनए, जो पूरा एक टर्न लेता है, वह कितना होता है, 34 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना होता है, 34 एंगस्ट्रॉम। और अगर हम बी डीएनए की बात करें तो इसमें कितने होते हैं, मतलब एडेनिन थाइमिन के जो बेस पेयर्स हैं वो कितने होते हैं, 10 होते हैं, ठीक है। बेस पेयर एक टर्न में कितने हुए, 10 हुए, और जो दूरी है वो कितनी हुई, 34 एंगस्ट्रॉम। तो पूछा क्वेश्चन में ये जाता है कि एक दो बेस पेयर के बीच की दूरी कितनी होती है। अगर 10 बेस पेयर के बीच की जो दूरी है, जो 10 बेस पेयर हैं, 1 2 3 ऐसे करके अगर बेस की बात करें तो ये कितना हो गया, 34, ठीक है। तो अगर पूछे कि इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी, तो 3.4 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये 34 एंगस्ट्रॉम है। अगर एक की बात करें तो कितना होगा, 3.4 एंगस्ट्रॉम। अच्छा, अब तीसरी चीज़ यहाँ पर जानो, जो डीएनए के मॉडल होते हैं वे कई तरह के होते हैं। अगर मेन इंपॉर्टेंट डीएनए की बात करें तो ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए और जेड डीएनए। डी और ई फॉर्म भी देखे गए हैं, डीएनए के डी फॉर्म और ई फॉर्म भी देखे गए हैं, लेकिन जो मोस्टली है वो कौन सा है, सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, बी डीएनए पाया जाता है। जिसकी खोज वाटसन और क्रिक ने की थी वो कौन सा था, बी डीएनए था। बी डीएनए में बेस पेयर कितने होते हैं, 10 होते हैं, और इनके बीच की जो दूरी है वो कौन सी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम। 10 जो बेस पेयर हैं, मतलब एक जो टर्न ले रहा है डीएनए, उस एक टर्न में कितने एंगस्ट्रॉम हो जाते हैं, 34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। बी डीएनए का बिल्कुल ही अपोजिट होता है जेड डीएनए। जेड डीएनए का मतलब क्या होता है, जिगजैग डीएनए। जो
बी डीएनए होता है वह राइट हैंडेड डीएनए होता है। मतलब अगर हम कहें कि उसका जो टर्न होता है वह क्या है, यूं, ठीक है। तो ये राइट टर्न ले रहा है जो बी डीएनए है, जबकि अगर हम बात करें जेड डीएनए की तो यो ऐसे टर्न ले रहा है, ठीक है। लेफ्ट हैंडेड होता है जेड डीएनए, ठीक है। जेड डीएनए में बेस पेयर कितने होते हैं, 12 होते हैं। अच्छा याद करो, ए में 11, ठीक है, ए 11, बी 10, सी 9.33 एंड जेड इज इक्वल टू 12, ठीक है। याद हो गया, ए का मतलब 11, बी का मतलब 10, एक कम हो गया, सी में और कम हो रहा है 9.33, ठीक है। और डी में क्या हो रहा है, इन तीनों का जो कम हुआ वो आगे बढ़ जा रहा है, एक यहाँ पे कम हुआ और एक यहाँ पे कम हुआ, तो सीधे क्या हुआ 12, ठीक है। दो जगह कम हुआ 2 बार और यहाँ पे एक बार बढ़ गया। तो जो बेस पेयर होंगे जेड डीएनए में कितने होते हैं, 12 होते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा डिफरेंस जान लो बी डीएनए और जेड डीएनए में। जेड डीएनए लेफ्ट हैंडेड है, बी डीएनए राइट हैंडेड है, ठीक है। जो जेड डीएनए है वो कैसा होता है, जिगजैग है, और बी डीएनए कैसा होता है, रेगुलर होता है, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ तो नहीं पूछेगा, इतना ही पूछेगा, और इतना काफ़ी है इतना। हाँ एक चीज़ और, जो जेड डीएनए होता है उसमें बेस पेयर 12 होते हैं, और बी डीएनए में कितना होता है, एक टर्न में 10 बेस पेयर होते हैं, ठीक है। तो इससे ज़्यादा डीएनए के बारे में आपको नहीं पूछना चाहिए। हाँ अगर कुछ और भी आप डीएनए के बारे में जानना चाहते हो तो आप मुझे ज़रूर बता देना, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी। हाँ अब मैं आपको जो डीएनए रेप्लिकेशन है, डीएनए रेप्लिकेशन में कितने क्या क्या ज़रूरत होती है, क्या है, कैसे है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी। तो अब मैं शुरुआत करने वाली हूँ नेक्स्ट टॉपिक, यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन आंसर की, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। अगला पहला क्वेश्चन है, सकर्स ऑफ लीच आर लोकेटेड, जो जोंक होती है उसमें चूसक या सकर्स कहाँ पे पाए जाते हैं। तो जो जोंक होती है ना उसमें जो सकर्स हैं वे कहाँ पे पाए जाते हैं, ऊपर भी पाए जाते हैं और नीचे भी पाए जाते हैं। क्या होगा, ठीक ऐसे होते हैं, ठीक है। और इनका शरीर कितने खंडों में बटा होता है, 33 खंडों में बटा होता है, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी चैम्बर्स आर फाउंड इन द क्रॉप ऑफ लीच। तो जो लीच की क्रॉप होती है ना उसमें 10 होते हैं, कितने होते हैं, क्रॉप कितने होते हैं, क्रॉप में कितने खंड होते हैं, 10 खंड होते हैं। और एक खंड कहाँ से कहाँ तक होते हैं, तो 9वें खंड से लेकर 18वें खंड तक 10 इसमें कोष्ठ बने होते हैं, ठीक है। तो कितने चैम्बर हुए, 10 चैम्बर। और 10 चैम्बर कहाँ से कहाँ तक है, तो जो 8th नंबर का है, ठीक है, जो 8th नंबर का सेगमेंट है वहाँ से लेकर 80th नंबर के जो सेगमेंट है वहाँ तक ये होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक्सक्रीशन इन यूरोकार्डेट्स इन अकर्ड थ्रो, जो यूरोकार्डेट्स होते हैं, यूरोकार्डेट में कौन आता है, हर्डमैनिया आता है, ठीक है, पाइरोसोमा आता है। सबसे ज़्यादा जो लाइट इमिट करता है समुद्र में वो कौन है, पाइरोसोमा है। तो यूरोकार्डाटा में रेट्रोग्रेसिव भी पाया जाता है, मेटामॉर्फोसिस, क्योंकि पहले क्या होता है जब लार्वा स्टेज में होता है तो वह तैरता है, ठीक है, स्विमिंग करता है, लेकिन जैसे ही वो बड़ा होता है क्या होता है, एक जगह पे रुक जाता है, सेसाइल हो जाता है, ठीक है। तो हर्डमानिया से इतने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसमें उत्सर्जन कैसा होता है, न्यूरल ग्लैंड से होता है, पाइलोरिक ग्लैंड से होता है और नेफ्रोसाइट्स के द्वारा होता है। अच्छा हर्डमानिया को या फिर यूरोकार्डेट्स को क्या कहते हैं, ट्यूनिकेट्स कहते हैं। इतने बातें आप इसके बारे में जानिए हर्डमेनिया से, इससे अलग कोई भी क्वेश्चन अभी तक नहीं बना है, इतने ही क्वेश्चन हर बार बनते हैं, तो इतना आप जान लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इरिथ्रोसाइट्स इन स्कॉलियोडान, जो स्कॉलियोडान है उसमें इरिथ्रोसाइट्स कैसे पाए जाते हैं, मतलब अगर उसके रेड ब्लड सेल्स की बात करें तो वह कैसा होता है, तो इनमें होता है ओवल, कैसा होता है, ओवल होता है, और कैसा होता है, न्यूक्लिएटेड होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बायोडिग्रेडेबल, जो बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स है वह क्या है, तो जानते हैं कि ये तीनों तो नहीं होगा, क्या होता है, सीवेज होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, जो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस है वो किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, तो अभी हमने आपको बताया था किसकी है, सॉरी यूरोकार्डाटा की है, हेमिकार्डाटा की नहीं, यूरोकार्डाटा की है, यानी हर्डमैनिया की है, ठीक है, हर्डमैनिया की है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
स्मॉलेस्ट टैप वर्म इज, जो सबसे छोटा टैप वर्म है वह क्या है? अच्छा, टैप वर्म किस क्लास के अंदर आता है? सिस्टोडा। ठीक है, किस में आता है? सिस्टोडा में आता है। तो अगर टैप वर्म की बात कर रहा है, अच्छा इनकी टैप वर्म की एक और ख़ास बात क्या होता है कि इनमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वह बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम अब्सेंट होता है इसमें। ठीक, और क्या अब्सेंट होता है इनमें? अभी तक इनमें क्या नहीं बना है? जो बीच में होता है वह क्या होता है? जो आगे के जीवों में होता है इनमें नहीं पाया जाता है। अरे बताओ क्या होता है? अभी तक तो आप सोच चुके होंगे क्या होता है। अभी तक सीलोम का फॉर्मेशन नहीं हुआ होता है। ठीक है, तो अब यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है सबसे छोटा टैपवर्म कौन सा है? तो जो सबसे छोटा टैपवर्म है वो है इकाइनोकोकस। क्या है? इकाइनोकोकस। कोकस का मतलब क्या होता है? गोल। ठीक है, कोकस का मतलब क्या होता है? गोल। और इकाइनो सबसे जो छोटा वाला है वो क्या हुआ? गोल सा है, सबसे छोटा है। ठीक है, इनको डॉग वर्म भी कहते हैं। क्या है? डॉग टैपवर्म भी इनको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो दो क्या होता है, जो डाइजेनेटिक होते हैं ना, जो भी टैप वर्म होते हैं वे कैसे होते हैं? डाइजेनेटिक होते हैं। तो इसमें जो डॉग इसीलिए कहते हैं डॉग वर्म, क्योंकि इसका जो मेन अगर हम जिसमें पैरासाइट होता है, जो मेन होस्ट है वह कौन सा है? इसमें डॉग होता है। ठीक है, तो इसलिए इकाइनोकोकस को क्या कहते हैं? डॉग वर्म कहा जाता है। ठीक है, यहाँ से इतने ही क्वेश्चन बन सकते हैं, और तो यहाँ से कुछ नहीं बनेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन टेक्स प्लेस इन, जो आरएनए और प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है वह कब होती है? तो देखो एक प्रॉब्लम क्या आती है ना, कुछ लोग जीवन एंड ड्यूटीफोर्स दोनों को बोलते हैं कि ये दोनों में होती है। तो मैं बताऊं आपको कि आरएनए की सिंथेसिस, ठीक है, और प्रोटीन की सिंथेसिस जो हो रही है वो माइटोसिस के बाद होती है। ठीक है, जब माइटोसिस हो गया, डीएनए बन गया, तो उसी डीएनए से न्यूक्लियस बन गया है। ठीक है, तो फिर क्या होगा? उसके बाद फिर जीवन फेज आता है। जब माइटोसिस कंप्लीट हो जाती है तो फिर क्या होता है? उसके बाद जीवन फेज आता है। अगर एक पूरी एक साइकिल है ना, तो जीवन आएगा, फिर एस आएगा, फिर G2 आएगा, फिर माइटोसिस आएगी, माइटोसिस के बाद फिर से जीवन फेज आ जाएगा। तो जब जीवन फेज आता है तो क्या हो गया? उस समय जो बना हुआ है डीएनए, उस डीएनए में से क्या होगा? आरएनए और प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। ठीक है, जब आरएनए और प्रोटीन काफ़ी मात्रा में हो जाएंगे, उसके बाद यह तय किया जाएगा कि अब उसका दोबारा रेप्लिकेशन होना है या नहीं होना है, मतलब कि दोबारा माइटोसिस उसमें होनी है या नहीं होनी है। अगर माइटोसिस होनी होगी तो फिर एस फेज आएगा। ठीक है, और एस फेज में डीएनए और हिस्टोन की सिंथेसिस होगी। ठीक है, और उसके बाद अगर फिर भी यहाँ से एस फेज के बाद अगर आगे प्रोसेस चलनी है तो फिर क्या आएगा? G2 फेज आएगा। और G2 फेज में ना एंजाइम्स बनते हैं। ठीक है, G2 फेज में क्या बनते हैं? एंजाइम्स बनते हैं। और यहाँ पर जो आरएनए और प्रोटीन की सिंथेसिस होती है वो होती है स्पेशली नेक्स्ट माइटोसिस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो हो रहा है वो बहुत कम मात्रा में, और इसलिए हो रहा है ताकि माइटोसिस की प्रक्रिया आगे बढ़ सके। ठीक है, तो इसलिए जो जीवन फेज है इसी को मानते हैं कि आरएनए और प्रोटीन की जब सबसे ज़्यादा सिंथेसिस हो रही है वह कहाँ हो रही है? जीवन फेज में हो रही है। G2 फेज में क्या हो रहा है? एंजाइम्स का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब एंजाइम की सिंथेसिस हो रही है। और एस फेज में डीएनए की सिंथेसिस और हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है। ठीक है, ये आ गया समझ में? तो इसमें ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। एम्ब्रियो अकर्स इन एम्फीऑक्सस डेवलपमेंट ड्यूरिंग, जो एम्ब्रियो बोल रहे हैं, एम्बॉली अकर्स इन एम्फीऑक्सस डेवलपमेंट, जो एम्बॉली है अंतर्वृद्धि, ठीक है, तो उसके आंतरिक जो वृद्धि हो रही है एम्फीऑक्सस के डेवलपमेंट के टाइम में वह कब हो रही है? तो क्लीवेज में आंतरिक वृद्धि तो होगी नहीं। क्लीवेज में क्या होता है? उतना ही रहेगा, ना साइज बढ़ेगी ना कुछ, उसी में लगातार विभाजन होगा। ठीक है, क्लीवेज क्या है? लगातार विभाजन हो रहा है, लेकिन सेल की साइज नहीं बढ़ रही है, सेल उतना ही है। ये मतलब ये जो साइज है वो उतनी है, उसी के अंदर ढेर सारे क्या बन रहे हैं? पहले टूट रहा है, और टूटने के बाद क्या है? मारुला और
ब्लास्टुला बन रहे हैं। तो यहाँ पर इम्बोली तो बिल्कुल नहीं हो रही है। उसके बाद दूसरा क्या हो, ब्लास्टुलेशन। ब्लास्टुलेशन में क्या होता है, जो मारूला बना है, क्लीवेज में ही तो ब्लास्टुलेशन होता है ना, तो क्लीवेज के बाद ब्लास्टुला बनेगा, मारूला बनेगा, और उसके अंदर जो ये जब अंदर क्या हो जाएगा, एक लिक्विड बन जाएगा, जो ऐसा पहले तो एक ठोस सॉलिड बॉल बनेगी, जो सॉलिड बॉल बनेगी वो मारूला है। जब इसके अंदर स्पेस बन जाएगा, ठीक है, और ब्लास्टोमर्स जो हैं वे बाहर की तरफ चले जाएंगे, इनको बाहर की तरफ ये धक्का दे देगा, ठीक है, और इस बीच में स्पेस बन जाएगा और इसके अंदर लिक्विड आ जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे, ब्लास्टुला कहेंगे, ठीक है। तो उस समय भी क्या हो रहा है, अंदर कोई विकास नहीं हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, कोई अंतर वृद्धि नहीं हो रही, ये क्या हो रहा है, बीज को वही उसको धक्का दे रहा है, ठीक है, उसी में बीच में इसको टाइटली धक्का दे रहा है बाहर की ओर, और बीच में क्या है, एक स्पेस बना रहा है, तो यहाँ भी कोई अंतर वृद्धि नहीं है। उसके बाद आता है ऑर्गेनोजेनेसिस, लेकिन इस ऑर्गेनोजेनेसिस को छोड़ दो, ठीक है, ऑर्गेनोजेनेसिस तो है नहीं अभी। ब्लास्टुलेशन के बाद क्या होता है, क्लीवेज के बाद क्या होता है, गैस्ट्रुलेशन आता है। तो जो गैस्ट्रुलेशन की प्रक्रिया होती है, तो इसमें क्या होता है कि अब यहाँ पर मीजोडर्म बनेगा, ठीक है, जो एंडोडर्म और बाहर के मतलब सब कुछ जो बनने की प्रक्रिया है वह जो कब हो रही है, गैस्ट्रुलेशन के टाइम में हो रही है, ठीक है। जब मीजोडर्म, एंडोडर्म, एक्टोडर्म से मार्फोजेनेसिस मूवमेंट, ये सब कुछ कब होता है, गैस्ट्रुलेशन के टाइम में होता है। ये मैंने आपको क्लीवेज पढ़ाया था, और उसके बाद मैंने आपको एक और डेवलपमेंट पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आपको ये सब चीज़ें बताई थी कि इसमें क्या हो रहा है। तो जस्ट वैसा ही एम्फिऑक्सस में भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या है, वेक्टर ऑफ एलिफेंटिएसिस डिजीज। पहले तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि एलिफेंटिएसिस डिजीज होती किसकी वजह से है, किसकी वजह से हो रही है एलिफेंटिएसिस डिजीज, ठीक, आप बता दोगे ना किसकी वजह से हो रही है एलिफेंटिएसिस डिजीज, ठीक है। तो चलिए, जिसकी वजह से भी हो रही है, अभी हम इसका आंसर देखते हैं। इन्फेक्टर, ये पूछ रहा है वेक्टर कौन है, ठीक है, मतलब कौन इसके इन्फेक्शन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम कर रहा है, तो कौन करता है, वह कौन करता है, इन्फेक्टेड क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो। अब क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो वैसे तो ले नहीं जाएगा, तभी ले जाएगा जब इसके अंदर वे जीव होंगे। उन जीवों का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, साथ में आप उनका फाइलम भी बताओगे, उसका फाइलम भी बताओगे और उसका नाम भी बताओगे आप, ठीक है। उसके बाद फीमेल एनाफिलीज से कौन सा डिजीज होता है, ये भी आप मुझे बता दो। डिजीज नहीं, को किसकी ये वेक्टर है, ठीक है, किसकी वेक्टर है आप ये मुझे बताओगे। मैंने बहुत अच्छे से टॉपिक को पढ़ाया हुआ है, ठीक है, प्रोटोजोन्स डिजीज मैंने बहुत ही अच्छे टॉपिक से अच्छे से बताया हुआ है। इसके साथ मैंने आपको हेलमिंथेस डिजीज भी बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है, तो मैं पूरी तरह से उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे बता लेंगे इसके आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एक सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन द ह्यूमन बॉडी, जो कौन सी प्रोटीन मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, तो कौन सी प्रोटीन पाई जाती है सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा हमारे अंदर है क्या, टिश्यू। हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा क्या है, टिश्यू, और टिश्यू बने किससे हैं, कोलेजन से, ठीक है, तो ऑप्शन सी, ठीक है, किससे बने हैं, कोलेजन से ही तो बने हैं, ठीक है, तो यह क्या हो गया, ऑप्शन सी। तो जितने भी हमारे संयोजी उत्तक हैं, ठीक है, वे सभी संयोजी उत्तक में कोलेजन है, तो सबसे ज़्यादा क्या कौन सी प्रोटीन होगी, कोलेजन होगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड दिया है इम्यूनोग्लोब्युलिन, ठीक है, यह क्या करता है आप मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि ग्लोबुलिन प्रोटीन के बारे में कोई क्वेश्चन मैंने कराया है, या फिर कुछ एग्जाम में शायद पूछा था ये क्वेश्चन कि ग्लोबुलिन प्रोटीन कौन सा काम नहीं करता है। एग्जैक्टली मुझे ऐसा याद आ रहा है कि ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप मुझे ज़रा बता दीजिएगा इनका काम क्या है, क्या काम करता है इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है। अच्छा, केराटिन कहाँ पे पाया जाता है, कहाँ पे पाया जाता है केराटिन, जो हमारे बाल हैं, नाखून हैं, यहाँ पे कहाँ पाया जाता है, केराटिन पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, तो आपको पता ही है, ठीक, तो आप ये बता दो लास्ट वाले क्वेश्चन ऑप्शन जो है इसका आंसर आप मुझे जरूर बताना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रोल ऑफ पेस मेकर इन हार्ट में जो पेस मेकर होता है उसका काम क्या है, तो पेस मेकर का एक ही काम है कि हार्ट बीट को इनिशिएट करना, ठीक है, क्या काम है इसका, हार्ट बीट को इनिशिएट करने का काम कौन करता है, ये करता है पेस मेकर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन इज कंट्रोल बाय, जो एस्ट्रोजन हार्मोन है उसका उसके सिक्रीशन को कौन नियंत्रित करता है? तो देखो, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है, जो कहाँ से आ रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड से आ रहा है। और आपको इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जो जितने भी पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन आ रहे हैं वे किस तरह के हार्मोन हैं, मैं अभी नहीं बताऊंगी। वे प्रोटीन हैं, स्टेरॉयड हैं, या क्या हैं, पेप्टाइड हैं, क्या हैं वे, ये आप मुझे बताइएगा। क्योंकि इसके जस्ट पहले वाला जो वीडियो था ना, उस वीडियो में मैंने आपको इसके बारे में पूरा बताया है, बहुत ही अच्छे से बताया है। ठीक है, तो आप मुझे इसके बारे में बताइएगा कि ये क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव को नियंत्रित कौन करता है? तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन करता है। और कहाँ से आ रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड से आ रहा है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े फिर। विच वन इज द डीएनए नाइट्रोजनस बेस विद सिंगल रिंग स्ट्रक्चर? अच्छा, मैंने कहा था ना कि ये क्वेश्चन कहीं आया हुआ है। तो देखो, डीएनए नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, विद सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, ऐसा कौन सा है जिसमें सिंगल रिंग स्ट्रक्चर पाया जाता है? किसमें सिंगल रिंग स्ट्रक्चर पाया जाता है? अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और दिया हुआ है, डीएनए। क्या दिया हुआ है? डीएनए। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि यूरेसिल नहीं होगा। क्या होगा? यूरेसिल नहीं होगा। अब आप मुझे बता दीजिएगा इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा? एडेनिन और ग्वानिन, ये दोनों क्या होते हैं? प्यूरिन होते हैं। और दोनों में कैसे स्ट्रक्चर होता है? डबल रिंग। मतलब क्या होती है? जो 2 रिंग्स बनती हैं इसमें। ठीक है, जो थाइमीन है और यूरेसिल है, इन दोनों में ही सिंगल रिंग है। थाइमीन, यूरेसिल और साइटोसिन, तीनों में ही क्या होता है? सिंगल रिंग। लेकिन यूरेसिल किस में पाया जाता है? आरएनए में पाया जाता है। तो यहाँ पर बात डीएनए की करें तो ऑप्शन बी, थाइमीन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एलेंटॉयस इज द मैमेलियन एम्ब्रियो हेल्प्स इन। तो देखो, जो यॉक होता है ना, जो यॉक होता है, या ये कहें एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन मैंने आपको शायद पढ़ाया था। हाँ, शायद क्या, बहुत अच्छे से पढ़ाया था मैंने आपको कि जो मेम्ब्रेन होती है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, जो एम्ब्रियो से डेवलप हो रही है जो मेम्ब्रेन, वह 4 तरह की होती हैं। किसमें? एव्स में, ठीक है, मतलब चिड़ियों में, ठीक है, और किस में? रेप्टाइल्स में, और किस में? मैमल्स में। ठीक है, ये होती हैं 4 तरह की। ठीक है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इन्हीं में पाई भी जाती हैं। और एक कैसे बनती हैं? एम्ब्रियो से डेवलप होती हैं, लेकिन एम्ब्रियो के साथ नहीं रहती हैं। एम्ब्रियो से डेवलप तो हो रही हैं, लेकिन एम्ब्रियो के साथ नहीं रहेंगी। यह काम करती हैं अलग अलग। ठीक है, अलग अलग इनका काम है। तो अगर हम बात करें इन चारों मेम्ब्रेन्स की, तो एक होता है यॉर्क सैक, दूसरा है एमनियन, तीसरा है एलेंटॉयस, और चौथा होता है कोरिन। ठीक है, याद हो गया? यॉर्क सैक जानते ही हो, यॉर्क सैक तो सब में पाया जाता है। दूसरा होता है एमनियन, तीसरा होता है एलेंटॉयस, और चौथा है कोरियन। और मैंने कहा था एमनियन जिनमें पाया जाता है उन्हें कहते हैं एमनियोटा, जिनमें नहीं पाया जाता उसे क्या कहते हैं? एन एमनियोटा। और एमनियन किसमें पाया जाता है? इन्हीं तीनों में पाया जाता है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? एमनियोटा कहते हैं, क्योंकि इनमें एमनियन पाया जा रहा है। तो ठीक है, तो आपको यॉर्क सैक याद है, एमनियन याद है, एलेंटॉयस यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है, और उसके बाद चौथा होता है कोरियन। ठीक है, तो इनका काम जान लो। जो एलेंटॉयस है, ठीक है, इसका काम क्या होता है? एलेंटॉयस काम करता है कोई भी जो गैसियस एक्सचेंज है ना, जो सेल, इनमें क्या पाई जाती है? सेल पाई जाती है। तो इस सेल से बाहर या अंदर की तरफ जो गैसियस एक्सचेंज है उसे करने का काम एलेंटॉयस करता है। एक्सचेंज करने का काम कर रहा है, तो मतलब कि जो एक्सक्रीशन का काम है वह भी यही करता है। ठीक है, तो एक्सक्रीशन का काम कौन कर रहा है? एलेंटॉयस कर रहे हैं। दूसरा हमने कहा कि यॉर्क सैक, यॉर्क सैक का काम तो सब जानते हो कि यॉर्क पाया ही क्यों जाता है? ताकि एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड कर सके। ठीक है, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके, यह काम होता है यॉर्क का। ठीक है, तो दूसरा हो गया यॉर्क सैक। तीसरा होता है, क्या होता है तीसरा? एमनियन। क्या होता है? एमनियन। और एमनियन हमने कहा था कि यह पाया जाता है किस लिए? उसका जो चारों तरफ का जो वातावरण है, मतलब उसका जो एम्ब्रियो की चारों तरफ की जगह है, उसको नम बनाए रखता है। क्या करता है? उसको नमी प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसके बाद चौथा होता है कोरियन। कोरियन का काम होता है सुरक्षा, इसको सेरोसा भी कहते हैं, कोरियन को सेरोसा भी कहते हैं। और इसका काम होता है क्या? सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, तो इस तरह आपने जान लिए ना कि जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है वह कितनी होती है? 4 तरह की होती है, यॉर्क सैक, एमनियन,
कोरियन और एलेंटोइस। एलेंटोइस एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। एमनियन क्या करता है, उसके चारों तरफ के जो वातावरण है, मतलब जो जगह है, उसको नमी बनाए रखता है, नमी उसको देता है। यॉक उसको पोषण देता है। और एलेंटोइस क्या कर रहा है, जो कोरियन है वो क्या कर रहा है, सुरक्षा कर रहा है। और एलेंटोइस क्या कर रहा है, उत्सर्जन कर रहा है। सब आपको पता चल गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट, इसको तो मैंने एग्जाम्पल दे के समझाया था आपको कि जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होती है। तो मैंने आपको बताया था कि जब कभी महामारी वगैरह आ जाए तो क्या होती है, अचानक से जनसंख्या कम हो जाती है। ठीक है, अचानक से जनसंख्या का कम हो जाना यह कहलाता है, समझ लीजिए कि जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट में क्या कहते हैं कि जो एलील हैं, जो हमारे जीन्स हैं ना, वे सारे जीन्स, जो सारे गुण हैं, एलील्स में क्या होते हैं, हमारे जेनेटिक गुण होते हैं। तो ये जो सारे गुण हैं वे प्रदर्शित नहीं हो पाते हैं, इसी को कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। और एक किसे पाया जाता है, छोटी जनसंख्या में। अब एग्जाम्पल समझ लो, किसी भी राजनीतिक पहलू पर मैं नहीं जा रही हूँ, लेकिन एग्जाम्पल बड़े बड़े लोगों का हम जब लेते हैं तो हमें ज़्यादा आसानी से याद होता है। ठीक है, जैसे कि याद कर लीजिए हमारे अंबेडकर साहब, ठीक है, अभी हमारे मोदी जी, ठीक, और तीसरा राहुल बाबा, मतलब सॉरी राहुल जी, ठीक है। इन तीनों को याद करिए। अंबेडकर जी, ठीक है, एक काफ़ी कई भाई बहनों में सबसे छोटे थे। ठीक है, अभी हमें मोदी जी, ठीक है, कई भाई बहनों में सबसे छोटे हैं। इसके बाद राहुल गांधी जी इकलौते हैं। तो अब यहाँ देखिए, जब जेनेटिक ड्रिफ्ट कब नहीं होगा, जैसे कि मान लीजिए एक माता पिता के अगर 10 बच्चे हो रहे हैं तो उन 10 बच्चों में अलग अलग गुण जाएंगे। ठीक है, अलग अलग गुण। अब उन 10 बच्चों के अगले जो बच्चे होंगे उनमें जो ऐसे गुण थे जो कि पहली पीढ़ी में प्रभावी नहीं हो सके, वे दूसरी पीढ़ी में, F2 पीढ़ी में प्रभावी हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर कोई ऐसा करे जैसे कि, ठीक है, तो ये मतलब प्रभावी होंगे, तो कुछ अच्छे गुण बुरे गुण ऐसे प्रभावी हो जाते हैं। लेकिन कभी अगर ऐसा हो कि एक ही संतान हो, ठीक है, एक ही संतान हो, तो उसमें कुछ गुण गए, ठीक है, कुछ ही गुण जा पाए, सभी गुण तो गए नहीं है। अब उसकी अगली पीढ़ी में भी अगर एक ही संतान हो रही है तो उसमें भी कुछ गुण जा पाएंगे, सभी गुण तो जा नहीं पाएंगे। तो इस तरह से जो गुण हैं, जो एलील्स हैं, जो हमारे कैरेक्टरिक हेरिडिटी मटेरियल है, वह पूरा का पूरा नहीं जा पा रहा है सब में। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे अच्छी क्वालिटीज़ हैं जो आगे नहीं बढ़ पाती हैं, और कुछ ऐसी बुरी क्वालिटीज़ हैं जो आगे बढ़ती ही चली जाती हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर मोदी जी का जन्म ही नहीं हुआ होता तो आज हमें प्रधानमंत्री कैसा मिलता, अंबेडकर साहब का जन्म ही नहीं हुआ होता तो बाकी इनके भाइयों के बारे में कौन जानता है, कोई नहीं जानता। हम इन्हें जानते हैं क्योंकि कुछ ऐसे एलियंस थे जो इनमें प्रभावी हुए। ठीक है, लेकिन बाकी भाइयों में प्रभावी, भाई बहन जो भी हैं उनमें प्रभावी नहीं हुए। ठीक है, अब जैसे कि हमने राहुल गांधी जी का एग्जाम्पल लिया कि इकलौते हैं, तो इनके पेरेंट्स के जो भी गुण इनमें आए उतने ही गुण इनमें आ सके ना। बाकी जो उनके कुछ ऐसे हो सकते हैं कि बहुत अच्छे गुण हो, बहुत मतलब थोड़े कम अच्छे हों, जैसे भी हो, वे वहीं रह गए। ठीक है, कुछ इनमें आए। अब अगर इनकी पीढ़ी आगे बढ़ती है तो उसमें क्या होगा, इसके भी कुछ गुण जाएंगे, इनके कुछ गुण उसमें जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसी को कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट हो जाना, मतलब जनसंख्या कम हो जाना। ठीक, अब मैं एक बात और बता दूं, मैं यहाँ कहीं भी ये नहीं कर रही हूँ कि आप पॉपुलेशन बढ़ाइए। ठीक, मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। अब ये मत सोचना ना कि मेरे पढ़ाने का मतलब ये है कि जनसंख्या में वृद्धि करनी है, कि वरना फिर सरकारी नौकरी ना मिलेगी, समझ लेना भाई। चलो आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट फीदर इन बर्ड्स आर नोन एज। जो स्मॉलेस्ट फीदर होते हैं बर्ड में वे क्या कहलाते हैं? तो देखो, जो बर्ड्स होती हैं उनमें 5 to 6 टाइप्स के फीदर होते हैं, जैसे कि काउंटर, डाउन, सेमी प्लम और फिलोप्लूम, ब्रिस्टल, फ्लाइट फीवर, तो फीदर। ठीक है, तो इस तरह से 5 से 6 फीदर होते हैं, कहीं जगह 5 और कुछ जगह 6 भी दिया हो। तो जो सबसे छोटे होते हैं, जो कलर देते हैं, जो हमें कलर दिखाई देता है ना पक्षियों का, वह जो कलर होता है वह होता है काउंटर फीदर की वजह से। ठीक है, काउंटर फीदर की वजह से क्या होता है, कलर दिखता है हमें, जो भी पक्षियों का कलर दिख रहा होता है वो काउंटूर फीदर की वजह से दिख रहा है। ठीक है, जो सबसे छोटे जो फीदर होते हैं वे होते हैं फिलोप्लूम फीदर। ठीक है, जो फिलोप्लूम है वो सबसे छोटे फीदर हैं। ठीक है, तो इसके बाद मैं
एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको पक्षियों के बारे में जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको मैं बताऊंगी, उनकी जैसे उनकी बोन हो गई, उनकी आइज हो गई या उनकी फीदर हो गई, उनके लिए मैं अलग एक वीडियो सोच रही हूँ बना दूँ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चाई स्क्वायर टेस्ट, जो काई स्क्वायर टेस्ट है ना, ये किससे जुड़ा हुआ है? तो जो काई स्क्वायर टेस्ट है वह मोस्टली अगर हम समझने की कोशिश करें तो वह टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे कोई आपने एक हाइपोथेसिस करी कि कुछ इंसान हैं, मतलब कुछ लोगों पे आपने टेस्ट किया। ठीक है, एक हाइपोथेसिस आपने करी कुछ लोगों पे कि पहले तो आपने ये सोचा कि मतलब कि ऐसा है कि एक्सपेक्टेड है कि जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं वे शादियाँ नहीं करते हैं। ठीक है, आपने ये देखा जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं या तो वे शादी नहीं कर रहे हैं या फिर उनके बीच तलाक हो जा रहा है, आपने ऐसा देखा, आप ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहे हैं, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो जब आपने ऑब्जर्व किया आपको लगा कि हाँ ऐसा हो रहा है, जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, जितना ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। ठीक है, तो ज़्यादा जो पढ़े लिखे लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वे शादी नहीं कर रहे हैं, या फिर क्या हो रहा है कि उनमें डिवोर्स हो जा रहे हैं। ठीक है, या फिर वे सिंगल ही हमेशा रह रहे हैं, या फिर ऐसा हो रहा है कि उनकी शादियाँ ऐसी बहुत कम रेयर हो रहा है कि उनकी शादियाँ चल पा रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपने ऑब्जर्व किया, ठीक है, और जो एक्सपेक्टेड था, उन दोनों का जब कंपेयर आप करते हैं तो उसी कंपेयर को कहते हैं काई स्क्वायर टेस्ट। ठीक है, इसको हम काई टेस्ट भी कहते हैं। ठीक, तो इसमें क्या होता है, ऑब्जर्व्ड, जो आपने ऑब्जर्वेशन की और जो आपने एक्सपेक्ट किया था, उन दोनों के कंपेयर को कहते हैं। ठीक है, और इसे आर ए फिशर ने दिया था। किसने दिया था, आर ए फिशर, सॉरी फिशर ने इसे दिया था, इसको काई स्क्वायर टेस्ट दिया था। ठीक है, यह जो भी आप आंकड़े ले रहे हैं ना, और जो भी परिकल्पना पर आधारित कुछ जो आंकड़े हैं, इनके लिए इनका यूज किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एंटीकोडान सकरी, एंटीकोडान किस में पाए जाते हैं? तो ये आपको सबको पता होगा, एंटीकोडान किस में पाए जाते हैं? तो एंटीकोडान पाए जाते हैं टीआरएनए में। इसका डिटेल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, जिसमें कि मैं आपको पूरा आरएनए पढ़ाऊंगी। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, करंट ऑफ वाटर इज प्रोड्यूस्ड इन ब्रैंकियोस्टोमा। जो ब्रैंकियोस्टोमा है, ब्रैंकियोस्टोमा, उसमें जो वाटर प्रोड्यूस हो रही है, जो वाटर करंट प्रोड्यूस हो रही है, वह किसकी वजह से हो रही है? तो उन्हें पाए जाते हैं सिराई। ठीक है, उस सिराई की वजह से इसको जो मतलब नहीं, सिराई नहीं, सीलिया। ठीक है, सीलिया की वजह से हो रहा है। ब्रैकियोस्टोमा में जो सीलिया पाए जाते हैं, उन सीलिया की वजह से वाटर करंट बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहते हैं, देखते हैं। बायोजियोकेमिकल साइकिल रिफर्स टू साइक्लिंग ऑफ। जो बायोजियोकेमिकल साइकिल है वह किसके चक्रण को प्रदर्शित करता है? तो जो बायोजियोकेमिकल साइकिल है उसमें क्या है, केमिकल है। ठीक है, यहाँ पर बायो है, जियो है और केमिकल है, 3 वर्ड है, तो ऊर्जा का प्रवाह तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें केमिकल भी है। तो जो हम न्यूट्रिशन लेते हैं, न्यूट्रिशन में क्या होता है, सब कुछ होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन्स होता है, हम ही नहीं सब कुछ जो जीव लेते हैं उसमें भी क्या होता है, केमिकल होता है, नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, सल्फर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, न्यूट्रिशन जो इकोसिस्टम में जा रहा है उसका जो प्रवाह है उसे कहते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ऑप्शन बी। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द टेक्निक ऑफ इंजर्शन ऑफ ए डिजायर्ड जीन इनटू डीएनए ऑफ प्लाज्मिड वेक्टर। वाहक प्लाज्मिड के डीएनए में अपनी इच्छानुसार जीन का प्रवेश कराना क्या कहलाता है? तो यहाँ पर क्वेश्चन से ये आप समझ सकते हो कि ये क्या पूछ रहा है कि किसी वाहक प्लाज्मिड के डीएनए में अपनी इच्छा अनुसार जीन, मतलब अपनी इच्छा से हम क्या कर रहे हैं, जीन को डाल रहे हैं, तो क्या हो गया, ड्राफ्ट हो गया। क्या कहेंगे इसको, ड्राफ्ट कहेंगे। जब अपनी इच्छा उसमें कोई कटिंग किया आपने और दूसरा जीन उसमें डाल दिया आपने, तो क्या हो गया, क्राफ्टिंग हुई। तो यहाँ पे ऑप्शन में है 4, जीन ड्राफ्टिंग। ठीक है, तो ये क्या हो गई, जीन ड्राफ्टिंग हो गई। तो अगला इसमें ऑप्शन डी सही होगा।
अगला तो है नहीं, इतना ही था। आप मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपने मेरा साथ दिया तो हम ये 1000 क्वेश्चन बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। जैसे कि आपने देखा कि हमने 23 क्वेश्चन किए, लेकिन 23 क्वेश्चन में हमने 40 क्वेश्चन के अराउंड हमने इसको समझा, बहुत चीज़ें इसमें हमने समझी। तो अगर आप हमारा साथ देंगे तो गिन के 1000 क्वेश्चन और उसमें ढेर सारे क्वेश्चन को हम समझने की कोशिश करेंगे, तो हमारे क्वेश्चन मोर देन 150 तक पहुंच जाएंगे, ठीक है, 1500 तक पहुंच जाएंगे हमारे क्वेश्चन। तो अगर आप साथ देंगे तो ही ये पॉसिबल हो जाएगा। तो प्लीज़ साथ देना और वीडियो को शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और मुझे कमेंट बॉक्स में जितने क्वेश्चन मैंने पूछे हैं ज़रूर बताना, क्योंकि जब आप बताते हो, जब आप लिखते हो तो चीज़ें आपको याद रहती हैं फिर, कि हाँ मैंने कभी किसी को बताया था, मैंने कहीं इसको लिखा था, तो वो चीज़ें आपको याद हो जाती हैं। अगर मुझे बताने में संकोच हो रहा है तो मत बताओ, फिर किसी कॉपी पे लिख लो, ठीक है। ये मतलब तो याद करने से है कि आपको याद होना चाहिए। जो मैंने आपसे पढ़ाया है ना, उससे एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा, ये भी याद रखना, क्योंकि मैं जो भी पढ़ाती हूँ मेरे हर वीडियो से क्वेश्चन तो ज़रूर आते हैं। तो याद रखना और पढ़ाई करते रहना। थैंक यू।